मोहम्मद भाई कौन है अब? हो गया बंद? वेरी गुड। तो आज क्या है 16? हाँ लिखिए, आज किस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं? जो मेन टॉपिक था उसी में लास्ट पार्ट है ऊर्जा हानि से संबंधित। जो मुख्य टॉपिक था वो क्या लिखा था आपने? आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। सही बात है। पुनर्वितरण कैसे होता है, क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, बात हो गई। विभवों में अंतर डेल्टा V1 डेल्टा V2 का अनुपात भी पता कर लिया। अब ऊर्जा हानि की बात कर रहे हैं, है ना? तो लिखिए पैराग्राफ के बाद संयोजन से पूर्व गोलों संयोजन से पूर्व गोलों की विद्युत स्थितिज ऊर्जाएं, संयोजन से पूर्व गोलों की विद्युत स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः U1 व U2 हो तो U1 व U2 हो तो कुल प्रारंभिक ऊर्जा हो तो कुल प्रारंभिक ऊर्जा UI फॉर इनिशियल, प्रारंभिक, जब गोलों को जोड़ा नहीं है। चित्र बनाए थे दो, पहले चित्र में दो गोले हैं जुड़े हुए नहीं है, दूसरे चित्र में उन्हीं को जोड़ दिया है। तो I मतलब इनिशियल, प्रारंभिक। U1 पहले गोले की, U2 दूसरे गोले की। पहले गोले पर विभव V1 है और पहले गोले की धारिता C1 है। तो U1 बराबर क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर। आपको याद है, थोड़ा बहुत कल बता के गए थे। इसी तरह से दूसरे गोले की प्रारंभिक ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। लिखिए UI बराबर समीकरण नंबर 6 7 क्या होगा? लास्ट क्या था? 4 था, 5 हो गया था ना? 5 हो गया था ना लास्ट? ठीक है, बढ़ते जाओ क्योंकि आप भी अब बड़े हो गए हो, कॉलेज में जाने वाले हो, तो टॉपिक भी बड़े बड़े हो गए, है ना? 2 2 2.5 3 3 पेज के भी टॉपिक आगे मिलेंगे आपको, अभी तो शुरुआत है। हाँ भाई, तो समीकरण 6 के बाद लिखिए, संयोजन के पश्चात मतलब गोलों को जोड़ने के बाद, संयोजन के पश्चात निकाय की कुल ऊर्जा, संयोजन के पश्चात निकाय की कुल ऊर्जा तो क्या लिखा है? UF फाइनल, अंतिम ऊर्जा, फाइनल ऊर्जा। तो वो होगी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो संयोजन के पश्चात निकाय की, तो C क्या है? निकाय की धारिता। V क्या है? निकाय का विभव। निकाय मतलब दोनों गोलों को मिलाकर जो सिस्टम है वही निकाय है। तो चूंकि C बराबर है C1 प्लस C2, दोनों गोलों की मिलाकर धारिता, है ना? व V बराबर क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, उभयनिष्ठ विभव, है ना? अतः UF बराबर हाफ C1 प्लस C2 गुणा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। रख दिया मान, तो C का मान, V का मान जो है वो रख दिया गया है। तो थोड़ा बहुत शुरुआत कल भी बताई थी यही, आज इसको पूरा करने वाले। यही थोड़ा सा बता देता हूं, UF हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। एक कट गया, एक ब्रैकेट कट गया, एक ब्रैकेट कट गया।
तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक ऊर्जा ये रही, फाइनल मतलब अंतिम ऊर्जा ये रही। संयोजन के पहले ये थी, संयोजन के बाद ये रह गई। ऊर्जा हानि पता करते हैं अभी, है ना। समीकरण 7 तक हो गया हो तो बताइए। हो गया आराम से सबका? लिखिए समीकरण 7 के नीचे लिखिए, यदि गोलों के मध्य आवेश वितरण में, यदि गोलों के मध्य आवेश पुनर्वितरण में, याद है ना कुछ, आवेश पुनर्वितरण में, पुनर्वितरण समझ गए ना, आवेश दिया था, तार जोड़ने के बाद थोड़ा आवेश इधर उधर हुआ, वो थोड़ा बाद में जो इधर उधर हुआ उसके लिए कह रहे हैं। तो गोलों के मध्य आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, गोलों के मध्य आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि डेल्टा यू हो तो, डेल्टा यू हो तो यदि गोलों के मध्य आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि डेल्टा यू हो तो बताइए डेल्टा यू बराबर क्या होगा? किस में से किसको घटाएं? है ना, थोड़ा सा आपकी तार्किक क्षमता समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, गोलों के मध्य आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू क्या होगा? पहले इतनी थी, बाद में इतनी है, जल्दी बताओ। 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, 7 माइनस 6, सोच रहे हैं अभी। यूआई माइनस यू, अरे तो उससे तो मतलब नहीं है, तो ये तो अभी कोई गेट के अंदर अभी आ जाए तो वो भी सोच के बता सकता है। हाँ भाई, डेल्टा यू बराबर क्या लिखना चाहेंगे आप? 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 लिखना चाहेंगे, 6 माइनस 7 लिखना चाहेंगे, 7 माइनस 6, 6 माइनस 7, तो 50-50 है ना। घर से कोई बताना चाहेगा 7 माइनस 6, 6 माइनस 7? भाई आपके पास है ना पॉकेट में थोड़े पैसे हैं, है ना, एक्स अमाउंट आपके पास, एक्स रुपए हैं आपके पास पॉकेट में, आप मार्केट गए, थोड़े खर्च कर दिए, है ना, शाम तक आपके पास पॉकेट में वाई रुपीस रहे, आपसे पूछे आपने कितना खर्च किया, तो क्या करोगे? अब कितना जल्दी बताया आपने, बिल्कुल सही, एक्स माइनस। कितने खर्च करे तो एक्स माइनस वाई करोगे ना, यूआई माइनस यूएफ, ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं ना, समझ गए, ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं, ऊर्जा हानि। पहले से इसको क्या लिखा है, देखो लिखा है ना ऊर्जा हानि, ऊपर लिखा है कहीं ऊर्जा हानि, आ गया समझ में? यूआई माइनस यूएफ, तो पहले से ही कुछ बच्चे तो 6 माइनस 7 बोल ही रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, अब वो भी ध्यान दें, ठीक है। कुछ हो सकता है तुक्के में बोल रहे थे, वो लग गया तुक्का, लेकिन ऊर्जा हानि, ठीक है। रखो समीकरण 6 से 7 से मान रखो भाई, और ये डेल्टा यू प्लस आएगा, डेल्टा यू का प्लस आना मतलब ऊर्जा हानि 100% होगी, ऊर्जा हानि जरूर होगी। तो देखते हैं प्लस आता है क्या। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, मुख्य काम यूआई हाफ c1v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2v2 स्क्वायर माइनस हाफ c1v1 प्लस c2v2 होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है अभी, ठीक है ना। देखो समीकरण 6 से भी मान रख दिया, माइनस समीकरण 7 से भी मान रख दिया। 1/2 तो बाहर ही ले लेते हैं, आप क्या सोचते हैं? 1/2 तो आ जाएगा ना,
लघुत्तम क्या आएगा? C1 प्लस C2, लघुत्तम आएगा C1 प्लस C2। हाँ भाई, तो बताइए इस C1 V1 स्क्वायर की जगह क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, किसकी जगह? C1 V1 स्क्वायर की जगह, C1 V1 स्क्वायर की जगह, क्योंकि C1 प्लस C2 इससे गुणा होगा, तो पहले C1 से गुणा करो तो ये, फिर C2 से गुणा करो इसको तो ये। अब ऐसे ही इसकी जगह, तो पहले मैं लिख देता हूं C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसकी जगह पहले C1 से गुणा किया, फिर इसको C2 से गुणा किया। अब माइनस, माइनस बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखो माइनस में क्या है, ये ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर भी करते हैं साथ में, और बाहर चूंकि माइनस है ना माइनस, तो सब कुछ माइनस हो जाएगा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, लघुत्तम हो गई। तो तसल्ली से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब ये पद छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, बहुत कुछ चीजें कटेगी, आप खुद देखेंगे। अभी 7 पद में से 4 तो कट ही जाएंगे, 3 बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है, 7 पदों में से 4 कट जाएंगे, 3 बचेंगे। हाँ भाई, दिख रहा है ना क्या क्या कट रहा है? स्क्वायर वाले पद कट रहे हैं। C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, देख रहे हैं ये प्लस और ये माइनस। इसी तरह से इसको देखें, C2 V2 स्क्वायर प्लस का है, और यहाँ पर C2 V2, यहाँ क्या लिखना था? C2 V2, तो C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, V2 नहीं लगाया तो लगा देना है ना, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। अब जो 3 पद बचे हैं उन पर गोला लगा रहा हूं, 1 2 और ये 3 है ना, तो इन 3 पदों में से C1 C2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए C1 C2 ब्रैकेट क्या लिखूं, ये प्लस ही था है ना, गलती से भी माइनस मत सोच लेना। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, देखा 3 में से कैसे कॉमन लिया C1 C2। और अब आप बचपन से जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो डेल्टा U बराबर आपको लिखना है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, और इस पद पर स्टार लगा दें। इसमें RHS को कोई ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि ये कभी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। कर लिया पूरा? ए गोले पर प्रारंभ में V1 विभव माना था और B पर V2 विभव माना था, और आपने एक और बात मानी थी कि V1 बड़ा है V2 से, सही बात। तो देखिए स्थिति कुछ इस तरह से थी कि ए गोले पर विभव ज्यादा था, बी पर कम था, इसलिए जैसे ही धातु के तार से आप जोड़ेंगे, अभी जोड़ा नहीं है, तो
आवेश का पुनर्वितरण होगा, ए से बी तक आवेश जाएगा, कब तक? जब तक आवेश एक जैसा नहीं हो जाए। तो इस सूत्र में हम यही कह रहे हैं कि अगर V1 बड़ा है V2 से, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस धनात्मक राशि आएगी, उसका वर्ग और धनात्मक। धारिताएं तो हमेशा धनात्मक ही होती है, कभी ऋणात्मक होती नहीं है। धारिता हमेशा होती है तो धनात्मक होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो डेल्टा यू हमेशा क्या मिलेगा? धनात्मक। मतलब डेल्टा यू होगा, ऊर्जा हानि होगी, पक्का हो गया इस सूत्र से। हाँ, एकमात्र स्थिति जिसमें ऊर्जा हानि नहीं होगी, अगर ए गोले पर विभव पहले से बी गोले के बराबर हो, V1 बराबर V2 पहले से ही हो, विशेष स्थिति, उस स्थिति में ब्रैकेट 0 हो जाएगा और डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। C1 C2 0 नहीं होंगे, लेकिन इस V1 माइनस V2 के 0 होने से डेल्टा यू 0 होगा। कारण जब V1 बराबर V2 होगा, तो आप अगर तार से जोड़ेंगे दोनों गोलों को, तो आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा इधर से उधर। आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो उस तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी और प्रतिरोध पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि भी नहीं होगी, इसलिए डेल्टा यू 0। हाँ, अगर उल्टा हो जाए, क्या? बी गोले पर विभव ज्यादा हो ए गोले से, तो तार जोड़ने के बाद बी से आवेश ए में आएगा और डेल्टा यू ऋणात्मक होगा। कौन कह रहा है ऋणात्मक होगा? तो V1 माइनस V2 ऋणात्मक होगा, लेकिन ऋणात्मक का वर्ग धनात्मक ही होता है। तो कुछ भी हो, डेल्टा यू कभी ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। एकमात्र स्थिति जिसमें डेल्टा यू 0 होता है और उसमें आवेश पुनर्वितरण होता ही नहीं है। आवेश पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा हानि होती है, समझ रहे हैं? तो ये है वो अंतिम सूत्र, याद रखना है। तो ये होता है टॉपिक समाप्त, चैप्टर समाप्त। अब कुछ फ्रेश पेपर पर आप एक साथ पूरे चैप्टर के सूत्र लिखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। आज सब बच्चे किताब भी लेकर आए हैं, सभी लेकर आए हैं, है ना? ऐसा खुद तो कोई है ही नहीं जो नहीं लेकर आया है ना? असंभव, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना? अभी बात करते हैं, पहले आपको सूत्र लिखवा देते हैं। चलिए, तो फिलहाल तो किताब की जरूरत नहीं है, पहले आप चैप्टर नंबर 4 के सूत्र लिख लें। हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है ना? विद्युत धारिता। इससे पहले था विद्युत विभव, है ना? विद्युत धारिता। तो इसके शुरुआत में सबसे पहला सूत्र जो आएगा, जो आपको सबको याद है, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक गोले की, चालक गोले की विद्युत धारिता, जैसे पृथ्वी भी एक चालक गोला है, तो चालक गोले की विद्युत धारिता क्या होती है? तो C बराबर R अपॉन K, या C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक ही बात है। पृथ्वी की धारिता भी निकाली थी आपने, 711 माइक्रोफैरड। पृथ्वी को एक चालक गोला मानते हुए पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर काम में लेकर, है ना? इस तरह से चैप्टर की शुरुआत हुई थी। और देखें तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबसे पहले व्युत्पत्ति करवाई थी, जब दोनों प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं हो, खाली जगह, वायु हो सकती है, निर्वात हो सकता है। तो C बराबर था A एप्सिलॉन नॉट बटा D। हमने बात की थी कि संधारित्र की धारिता उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। प्लेटों का क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी ज्यामिति बनाती है। अगर हम परावैद्युत पर आ जाएं, परावैद्युत का परावैद्युतांक होता है, तो वो परावैद्युतांक क्या होता है? तो परावैद्युतांक, जिसको K से या एप्सिलॉन R से भी लिख सकते हैं, वो होता है लगाया गया विद्युत क्षेत्र बटा परावैद्युत पदार्थ के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र। लगाते ज्यादा है और अंदर कम होता है, इसलिए K का मान ज्यादा होता है 1 से, है ना? और करके एक और लिख देना, कुछ लोग K या एप्सिलॉन R को एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, है ना? माध्यम की मतलब परावैद्युत की
विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये तो और करके लिखा है था ना, परावैद्युतांक, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, बहुत सारी बातें। एक बात वहां ये भी बताई थी कि कैपिटल पी क्या होता है, तो कैपिटल पी होता है स्मॉल पी अपॉन बी। कैपिटल पी मतलब ध्रुवण एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था ना, ध्रुवण। और कहते हैं कि जो ध्रुवण है वो लगाए गए विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। और समानुपाती नियतांक एक अजीब सा सिंबल आता है जिसको बोलते हैं काई। यस, खैर ये तो कम काम के सूत्र हैं। 5वें नंबर का सूत्र काम का है, ये थोड़ा कम काम का है। तो P क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। P क्या होता है, Q इंटू डी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी पदार्थ के अंदर अणु परमाणु होते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो प्लस माइनस दूर दूर हो जाते हैं, तो हर अणु क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो हर अणु का क्या होता है, P, और उन सभी अणुओं के P का योग होता है पदार्थ का कंप्लीट P। तो पूरे P में V का भाग लगा दो तो मिलता है ध्रुवण एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब परावैद्युत के प्रभाव की बात करते हैं। तो ये जो धारिता है इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं C नॉट, एयर मतलब वायु या निर्वात के लिए। जब हम संधारित्र के भीतर पूरे आयतन में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो धारिता हो जाती है K गुना, याद आ गया, K गुना हो जाती है Ka एप्सिलॉन नॉट बटा डी। व्युत्पत्ति किया था हमने। 8वां सूत्र थोड़ा महत्वपूर्ण है। जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसकी मोटाई कितनी होती है, T, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब धारिता क्या होती है, बताइए शाकिर। तो अच्छा, फर्स्ट क्लास ली थी आपने शायद, कौन बताएगा, लास्ट आप बताओ। आप भी नहीं आए थे, आया तो था, ईमानदारी से आपने बोल तो दिया है ना। जटिल, घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बोलिए। हाँ, T बटा के, बिल्कुल ठीक है। A एप्सिलॉन नॉट बटा, अब बटा में क्या है वो देख लो आप, है ना। मैंने कहा था अगर T को आप 0 कर दें तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा, और T बराबर D कर दें तो ये सूत्र मिल जाएगा, है ना। तो ये है सूत्र। हाँ, एक और किया था ना बड़ा आसान सा, N परावैद्युत पट्टिकाएं, था ना, तो वो भी लिखेंगे 9वें नंबर पर। अगर 1 2 3, 3 का है, 3 मन में ही चल रहा है। हाँ, तो अभी तो और सूत्र आएंगे, 10-12 तक हो जाएंगे, आप लिखते जाओ। हाँ भाई, 8वें नंबर पर एक और, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के मध्य n परावैद्युत पट्टिकाएं स्थित हो तो क्या होता है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn तक, ब्रैकेट नहीं लगाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, याद है ना, प्लस प्लस। जैसे यहाँ T अपॉन K है, ये तो एक ही थी पट्टी का, अब n है तो देखिए क्या क्या होगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, इसी तरह से Tn अपॉन Kn, बड़ा कोष्टक बंद। ये एक छोटा सा सूत्र। अब संधारित्र की धारिता हो गई, संधारित्रों का आपने संयोजन भी किया था, संधारित्र की ऊर्जा की बात भी की थी, है ना। तो संधारित्रों का, और गोलीय संधारित्र भी तो था, तो 9वें नंबर पर गोलीय संधारित्र की धारिता पहले लिख लेते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, आपको याद होगा, एरिया है ना, तो उसमें भी आएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे,
4 पाई ए बी, 4 पाई ए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस ए, ये है ना डी, दूरी है कुछ तो बी माइनस ए गोलों के बीच के अंतराल हो गया, और ए एरिया होता है, तो गोले का एरिया होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई, अब आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर की जगह क्या है, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल, है ना, मीटर स्क्वायर में ही होगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। हाँ, अगर दोनों गोलों के बीच खाली जगह में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो उसको के से गुणा कर दे, के गुना हो जाती है धारिता, है ना, ये तो खाली जगह थी दोनों गोलों के बीच तब था, और वही करना था आपको। संधारित्रों के संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम में, हाँ शाकिर आप उस दिन भी नहीं थे शायद, संधारित्रों का संयोजन, तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन का सूत्र कुछ इस तरह से आता है, प्रतिरोधों का उल्टा है, प्रतिरोधों का उल्टा प्रोग्राम। एन संधारित्रों के लिए लिख दिया मैंने, एन का मान 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, और यदि एन संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनकी कुल धारिता कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, इसी चैप्टर की लिख रहे हैं ना सूत्र, इधर उधर की तो नहीं लिख रहे, वही चल रहा है, और थोड़ा क्रम से भी चल रहे हैं हम, है ना, जो पहले पढ़े थे वो पहले लिखे, जो बाद में पढ़े थे वो बाद में लिखे। और बताइए, देखो याद आएगा, आ जाए ऊर्जा पर, ऊर्जा सही बात है ना, संधारित्र के आवेशन में ऊर्जा, तो संधारित्र के आवेशन में ऊर्जा के हमने 3 सूत्र व्युत्पत्त किए थे, पहला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दूसरा हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा हाफ क्यू इंटू वी। देख लो आप, एक है क्यू और सी के पदों में, एक है सी और वी के पदों में, एक है क्यू और वी के पदों में। अब तो आप ही बता दो, ऊर्जा घनत्व, ये लीजिए, बिल्कुल सही से याद आ रहा है आपको, ऊर्जा घनत्व, तो यहाँ यू ई लिख देता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, आपको याद आ गया होगा, क्योंकि संधारित्र के भीतर कुल विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आधा प्लस आधा एक हो जाता है ना, इसलिए। तो घर पे थोड़ा सा अपने दिमाग को अच्छे से काम लेते हुए, समय को बहुत अच्छे से सदुपयोग, मतलब समय को बहुत अच्छे से काम में लेते हुए पढ़ाई करनी चाहिए आपको, आपको थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए कि आपका समय कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, ज्यादा इधर उधर लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, घर पे अगर कोई काम आपको बोलते हैं तो या तो हो सके तो टालो, और करना है तो फिर जल्दी करके खत्म करो, पढ़ाई के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए, जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं है, कितने साल के हो गए आप, है ना, ऐसे जिंदगी कट जाएगी, ऐसे कट जाएगी, है ना। अभी कल की तो बात थी, जैसे आप 8th में थे, फिर 10th में आ गए, अब कॉलेज में आ जाओगे, और आप जो, भाई आदमी सोचता तो बहुत है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गड़बड़ क्या करता है, आपके पास जो सबसे वैल्यूएबल असेट्स है, खजाना है समय, उसका हो सकता है कोई ध्यान रखता होगा, बहुत से नहीं रखते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है वहां पर। तो इस तरह से 5-10 साल आगे चले जाओगे, मतलब 2031 भी आ जाएगा एक दिन, फिर आप 10 साल पीछे देखोगे तो आप पाओगे कि अगर समय का सही सदुपयोग किया होता तो डिफरेंस होता, है ना। दोस्त तो सब पीछे हो जाते हैं भाई, परिवार में आपके कजन वगैरह तो रहेंगे, तो फिर डिफरेंस समझ में आता है कि 10 साल पहले वो वैसे थे अब ऐसे हो गए, कारण जिसने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई तो एक छोटा सा एक रास्ता है, बच्चे क्या, थोड़ा सा इंडिया में यही है कि पढ़ाई को बहुत बड़ा मान लेते हैं, पढ़ाई भी एक छोटी सी चीज है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देती है, मेन तो कॉन्फिडेंस है, आपको स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, आपको हर चीज में थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि आपको पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी,
कितने ही एवरेज पढ़े हुए, ज्यादा पढ़े हुए को अपने एम्प्लॉय बनाकर रखते हैं, है ना। बड़े बड़े आप देखें तो बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो नौकरी ही करोगे, पक्की बात है। थोड़ा सा ऑलराउंडर रहोगे ना, तब आप लोगों को नौकरियां दोगे, पक्की बात है। ये तो बहुत बड़ा सर्वे हो चुका है तो। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करनी नहीं है, आप तो वैसे ही कम करते हो, वैसे ही कम कर दो, बैलेंस बनाना है। लास्ट फॉर्मूला बताओ, कुछ बचा हो तो। ऊर्जा घनत्व तो हो गया। तो लास्ट जो टॉपिक है उसमें जितने भी सूत्र हैं, है ना, तो उनकी बात करते हैं। तो एक तो आता है औसत विभव का, क्या बोलते हो, उभयनिष्ठ विभव, कैपिटल वी वाला। एक आता है विभव में परिवर्तन का अनुपात, वो पूछ सकते हैं व्युत्पत्ति करने के लिए। और तीसरा ऊर्जा हानि। तो 3 सूत्र हैं उस टॉपिक में जो ध्यान रखने हैं। पहला, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। उसके बाद डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 आपने पता किया था C2 अपॉन C1, व्युत्क्रम है, मतलब विभव में परिवर्तन धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे पूछेंगे आपसे एग्जाम। और ये व्युत्पत्ति करना पड़ेगा आपको कि विभव में परिवर्तन धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऋणात्मक चिन्ह तो बता रहे हैं कि एक का विभव बढ़ेगा प्लस में होगा तो दूसरे का माइनस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, वो माइनस उसका एक है। आपकी किताब में तो परिमाण लिखा हुआ है, इसका मापांक लेकर माइनस चिन्ह दिखाया ही नहीं है। ओके, लास्ट 16वां प्रश्न, 16वां क्या है सूत्र, डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। तो ये सूत्र बता रहा है कि डेल्टा U कभी माइनस नहीं होगा, या तो होगा या होगा नहीं। तो ये कुछ सूत्र हैं, ये कुछ सूत्र हैं। अब देखते हैं। हाँ भाई, आपकी किताब इधर भी है, 2 जनों में एक के पास तो हो एटलीस्ट, इनके पास बैठो, फिर स्टूल उठाओ, बैठो। हाँ भाई साहब, निकालो। एक भी नहीं है आपके पास? है 1 2 3, एक दो, तो आप तो बैठो इधर। नहीं पढ़ना है तो वैसे बोलो कि पढ़ना ही नहीं मुझे, तो बैठ जाओ। आप मेरे को ध्यान से सुनो, और क्या। ये देखो उधर एक किताब पढ़ी है कोई? हाँ देखो, कोई किताब पढ़ी है, मतलब ग्रीन कलर वाले कवर वाली। आठवां प्रश्न कर लिया था एक बस, है ना? नहीं ना, दूसरी होगी कोई। पहला, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिको फैरेड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सूत्र नंबर दूसरा, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिको फैरेड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सूत्र नंबर दूसरे से हो जाएगा। आपको सी दिया हुआ है कि आप जानते ही हो 9 गुणा 10 की घात 9, आर ज्ञात करना, ऐसे बता दो ना। इसका मान है 1 पिको फैरेड 10 की घात माइनस 9, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। आर बराबर पिको का मतलब तो 10 की घात माइनस 12 होता है, हाँ है ना। आर बराबर क्या होगा, दिया है सी बराबर 10 की घात माइनस 12, तो सी की जगह 10 की घात माइनस 12 और के की जगह 9 गुणा 10 की घात 9। वज गुणा करोगे, वज गुणा करोगे तो आएगा 9 गुणा 10 की घात 9। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात -3, 9 मिलीमीटर। 10 की घात -3 है ना, 9 मिलीमीटर, खत्म बात। समझ गए ना? तो थोड़ा सा आप भी इस तरह से मतलब दिमाग को तेज चला सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये तो आसान था इसलिए जरूरत नहीं है आपको, एक बार ऐसे देख लेना, ऐसे छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे।
दूसरा प्रश्न, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिखिए, इसको हल करेंगे हम। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखिए दिया है a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितने मीटर स्क्वायर? 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -2, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10 की घात -4, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना हो तो 10 की घात -6 काम में लेते हैं। अभी ये था, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, ई बराबर, ई दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100, ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है बताइए? आवेश बताना है, आवेश बताना है, आवेश। अब ध्यान से सुन लो, इधर देख लो। ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, सही बात। ई दिया हुआ है, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए दिया हुआ है तो क्यू आ जाएगा। तो 2 चरणों में काम हुआ, पहले सिग्मा पता करो फिर क्यू। सिग्मा पता करो पहले। तो प्लेटों का क्षेत्रफल दिया और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी और पूछा क्यू, तो पहले सिग्मा निकालो। ये आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो सिग्मा आ गया 8.85 गुणा 10 की घात -10 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आ गया सिग्मा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये तो और आसान हो गया, क्यू आ जाएगा भाई, सिग्मा इंटू ए कर देंगे तो आ जाएगा ना। और वो क्यू प्लस में भी होगा एक पर, दूसरे माइनस पर, तो प्लस माइनस लगा देंगे लास्ट में आंसर, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज क्यू इक्वल टू 8.85 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -2, वापस 12। तो प्रश्न ऐसा कुछ इन्होंने बनाया कि जो सिग्मा का मान होता, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, वही आंसर। कूलम प्लस माइनस लगा सकते हैं आप, यही आंसर है ना। 8.85 वापस आ गया 10 की घात -12। बिल्कुल ठीक है, प्लस में भी है माइनस में भी है, मात्रा कूलम। आसान है। तो इस तरह से अगर अच्छे प्रश्न मिलते हैं तो वो 2 या 3 चरणों में होते हैं। ये तो 2 चरणों का है ना। पूछा था आवेश, पहले निकाला सिग्मा, ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट से, ई दिया हुआ था, सिग्मा हम जानते ही हैं। फिर सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपन, इसलिए 2 चरण बोल रहा हूं, एक तो ये फॉर्मूला काम आया और एक ये काम, ठीक है ना। टाइम बताइए, ठीक है। तो मंडे को ये सारे समाप्त करेंगे हम, जितने भी हैं। 16 प्रश्न है, ठीक है ना। कुछ आसान होंगे वो आपसे करवाएंगे, कुछ किए, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं, धन्यवाद। जैसे स्कूल जाना है, भाई सुनो, मंडे से आपको 4 बजे आना है, 4 बजे, मंडे से 4 बजे। तो आप कुछ बताओ।
4 बजे छुट्टी होगी। हाँ तो बस सीधा आना है फिर अपने को। नहीं आ पाएंगे